चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई का सिलसिला हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने जो है आप लोग को बताया था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में कल के वीडियो में मैंने समझाया था आपको। आज चलते हैं उसी जो है सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। आज चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आपको पता है मैंने बताया था टू टाइप्स के यानी दो प्रकार की होती हैं। एक एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को मैंने समझाया था आपको, और दूसरी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज इस पे जो है इस सिलसिले को जारी रखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में मैंने समझाया था विस्थापित होने के लिए तत्व जो है किसको हटा से। विस्थापित होने का मतलब ही होता है कि एक तत्व को जो है मतलब जो एक तत्व होगा वो दूसरे तत्व को जो है हटाएगा, उसके स्थान से क्या करेगा जी, हटाएगा। तो हटाने का क्रम क्या है, किस तरीके से हटा सकता है। तो इस एक मैंने एक सारणी बनाई है, चार्ट बनाया है। तो ऊपर जो तत्व होगा अपने से नीचे वाले तत्व को जो है विस्थापित कर सकता है, अपने से नीचे वाले तत्व को जो है विस्थापित कर सकता है। कहने का मतलब जो है ऊपर जो तत्व है वो जो है बहुत ही अधिक क्रियाशील तत्व है, बहुत ही शक्तिशाली कह सकते हैं अभिक्रिया करने में। तो ऊपर जो तत्व है वो जो है उसकी क्रियाशीलता अधिक है, तो अपने से नीचे वाले तत्वों को क्या कर सकता है जी, विस्थापित कर सकता है। ऊपर जो तत्व है क्या कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं क्रियाशीलता का घटते हुए क्रम, यानी नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, घटती हुई चली जाएगी। यानी कहीं अगर पोटेशियम और सोडियम दो तत्व आ गए और दोनों की यौगिक का रिएक्शन करें तो पोटेशियम जो होगा हमेशा जो है सोडियम को उसके स्थान से क्या कर देगा जी, हटा देगा। क्या कर देगा जी, हटा सकता है। तो इस तरीके से जो है एक क्रियाशीलता की सारणी मैंने बता के आपको कल समझाया था, आज भी बना दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया मैंने समझाया था, और द्विविस्थापन अभिक्रिया को जो है आज समझाते हैं आपको। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने यहाँ इसका जो है डिफिनेशन सामने लिखा है, परिभाषा लिखा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक के आयनों, देखिए मार्क करिए इसको, आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा जो है नए उत्पाद बनते हैं, तो उसे जो है उन्हें जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आई कि आयन क्या होता है, और दूसरी चीज आई कि मूलक क्या होता है। आयन क्या होता है और मूलक क्या होता है। तो आयन और मूलक में लगभग कह सकते हैं, आयन या मूलक कह सकते हैं कि दोनों एक समान ही है, दोनों जो है आयन लगभग एक ही है, इनके गुण लगभग एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो आयन क्या होता है चलिए समझते हैं इसको। तो जैसे कि हम विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया आपको पढ़ाए थे, जब वियोजन अभिक्रिया पढ़ाया था तो उसमें विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया पढ़ाया था हमने। उसमें बताया था विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, जिसको विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया कह रहे थे। तो ये आयन जो बनते हैं हमेशा जो है वियोजन से बनते हैं, विद्युत अपघटन से बनते हैं। किससे बनते हैं, विद्युत अपघटन से बनते हैं। तो होता क्या है, विद्युत अपघटन से ही बन सकते हैं। अगर किसी जलीय विलयन में किसी यौगिक को डालें तो वहां से भी जो है आयनों का निर्माण होता है। तो होता क्या है कि जैसे कि हम यहाँ सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। अगर इसका जलीय विलयन लिया जाए, क्या लिया जाए जी, जलीय विलयन लिया जाए, यानी इसको जो है जल में पानी में घोला जाए अगर सीधी बात, तो सोडियम जो होगा Na+ में टूटेगा और जो है क्लोरीन जो है माइनस में टूटेगा। किसमें टूटेगा जी, क्लोरीन माइनस में टूटेगा। तो जो ये प्लस और माइनस में टूटना होगा यही जो क्या कहलाता है जी, आयन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, आयन कहलाता है। तो समझ में आया, आयन क्या होता है, किसी भी यौगिक को जलीय विलयन में, किसी भी यौगिक के जो है जलीय विलयन बनाते हैं तो उसमें जो होता है वो उसका दो भागों में टूट जाना, धन आयन और जो है ऋण आयन में टूट जाना, वही जो क्या कहलाता है जी, आयन कहलाता है। यह सभी यौगिक के साथ नहीं होता है, यह सभी यौगिक के साथ नहीं होता है। यह किनके साथ होता है आयन का बनना, या जो आपको संयोजकता लेसन पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में, तो समझाया गया होगा आपको। चलिए ये चीज आपको यहाँ पे नहीं समझ में आई होगी, तो क्लास 9th में जब संयोजकता वाला लेसन में आपको जो पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में समझाएंगे कि ये आयन किस में बनता है। ठीक है, तो आपको जो है संयोजकता में पढ़ाया गया होगा बंध,
बॉन्ड पढ़ाया गया होगा, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध बताया गया होगा। तो जो यौगिक आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो यौगिक आयनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हीं में जो है आयनों का निर्माण होता है, उन्हीं में जो है आयनों या मूलकों का भी कह सकते हैं निर्माण होता है, उन्हीं में जो है आयन और मूलकों का निर्माण होता है। यही चीज मूलक में भी होता है, आयनों और मूलकों का निर्माण होता है। तो जिन यौगिकों में जो है आयनिक बंध होते हैं, उन्हीं में जो है आयनों और मूलकों का निर्माण होता है। थोड़ा सा खास बात यह है कि आयन और मूलक में अंतर क्या होता है। मूलक जो होता है, अगर जैसे कि SO4 डबल माइनस होता है, इस पे चार्ज, तो यस और 4 दो अलग, यानी सल्फर और ऑक्सीजन, इसमें आपको दो अलग अलग तत्व दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन मूलक की खास बात यह होती है कि यह जो होता है सल्फर और ऑक्सीजन को हम किसी भी तरीके से अलग नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके से अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि आयन क्या होता है। जिन यौगिकों में आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध द्वारा जो यौगिक एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, उन्हीं में जो है आयनों का निर्माण होता है। उन्हीं के जलीय विलयन में क्या होता है जी, आयनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका वीडियो जो है एक बना के आपको समझा दिया जाएगा। संयोजकता पे आयनिक बंध जो है, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, खूब डिटेल में जो है। ठीक है, तो पहले इसको आगे करते हैं। इस लेसन को रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को जब हम खत्म करेंगे इस लेसन का प्रैक्टिस कराते हुए, तो उसके बाद वही वाला जो है वीडियो आपको बना के जो है बताएंगे, डालेंगे। तो आज हमको लग रहा है जो है समाप्त हो जाएगा, आज नहीं हो पाएगा, तो कल वाले वीडियो में जो है इसकी लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको संयोजकता लेसन से थोड़ा परिचय करा के आयनिक बंध, उप सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध क्या होता है उससे परिचय कराया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या, चलते हैं अपने टॉपिक पे, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की यौगिकों के आयन अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट कह सकते हैं इसका नाम, सोडियम सल्फेट। एक्यू फॉर्म है, एक्यू फॉर्म का मतलब आप समझते हैं जलीय विलयन। यहाँ बेरियम क्लोराइड है, यह भी एक्यू फॉर्म है यानी जलीय विलयन है। तो मैंने बताया है आयनों का निर्माण जलीय विलयन में ही होता है, जलीय विलयन में ही होता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिए सोडियम जो है बेरियम से जो है क्या है जी, ऊपर है, यानी सोडियम देखिए इस सारणी में कहीं बेरियम है ही नहीं, इस सारणी में कहीं बेरियम है ही नहीं, यानी कि सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील क्या है जी, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है। तो जो है सोडियम जो है इस बेरियम से अधिक क्रियाशील है, यानी कि जब भी हटाएगा तो बेरियम को कौन हटाएगा जी, सोडियम हटाएगा। तो सोडियम हटाया, बेरियम की जगह सोडियम चला गया, तो सोडियम का स्थान खाली हो गया। तो इसके स्थान पे क्या काम करेगा कि ये बेरियम जो आ जाएगा यहाँ पे, इस सोडियम के स्थान पे आ जाएगा, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया जी, BaSO4। ये सॉलिड बनेगा, ये जो बनेगा हमारा NaCl, क्या बनेगा जी, लिक्विड, जलीय विलयन बनेगा। क्या बनेगा जी, जलीय विलयन बनेगा। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसका। AgNO3 है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और KCl है, और क्या जी, पोटेशियम क्लोराइड है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है जी, पोटेशियम है। या किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा, किसी भी के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो उसको अपने स्थान से हटा देगा, पहली बात तो, यानी उसके यौगिक के स्थान से क्या करेगा जी, वो हटा देगा। तो पोटेशियम क्या काम करेगा, पहले आक्रमण करेगा किस पे जी, Ag पे यानी सिल्वर पे। तो सिल्वर को अपने स्थान से हटाएगा, तो बना क्या लिया जी, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और जो जब ये क्लोरीन की जगह खाली हुई तो जो है आ गया कहाँ जी, AgCl के पास। कहाँ गया जी, AgCl, यानी कि कहाँ गया जी इसके पास, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बना लिया। यहाँ पे क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड। तो आपको जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, सॉरी।
तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कैसे जो है विस्थापन होता है। तो विस्थापन की सारणी इस तरीके से मैंने बना के समझाया, जो ऊपर है अपने नीचे वालों को सबको विस्थापित कर सकता है। ठीक है, जो सारणी में नहीं है आपको दिखाई दे रहा है वो समझिए कि इन सब से भी कम क्रियाशील है। अगर ये सब आएंगे तो उन सबको हटा देंगे ये सब। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसमें। तो ये था हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगला टॉपिक आएगा आपका, अगला और लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा आपको बताने के लिए, तो उसको कल बता दिया जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने पर जो है ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा हो। ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनके होने पे जो है गर्मी पैदा हो, या कह सकते हैं ऊष्मा उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न हो जी? ऊष्मा उत्पन्न हो। जैसे कि अगर एग्जांपल लेना चाहे अगर अपने व्यवहारिक जीवन में, तो आप जो चूना खरीद के लाते हैं घर की अपने पुताई करवाने के लिए, सफेदी करवाने के लिए, तो उस चूने को जो है अगर पानी में भिगोते हैं आप लोग, तो देखते हैं कि चूना जो है पानी डालते ही खौलने लगता है, भाप आने लगती है। क्या आने लगती है जी? तो जो चूना है और पानी का जो अभिक्रिया हो रही है, वहां से गर्मी उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। यानी अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिनके होने पे ऊष्मा उत्पन्न होती है उनको जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो है इसका परिभाषा लिखे तो वे अभिक्रियाएं जिनके होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अगर एक चूना वाला एग्जांपल ले लें, चूना वाला ले लें, H2O पानी के साथ रिएक्शन करवाएं, पानी के साथ क्या कराएंगे? अभिक्रिया करवाएं। ठीक है, तो पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो बनाएगा आपका ये चूना वाला चूना है ना जी, CaO होगा। CaO होगा तो चूना हो गया अनबुझा चूना। अनबुझा चूना बोलते हैं इसको। तो अनबुझा चूना और ये पानी है, जब इसके साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे तो आपका बनाएगा CaOH का स्वायस, यानी बुझा हुआ चूना बनाएगा। क्या बनाएगा जी? बुझा हुआ चूना। ठीक है, संकलित करा लीजिएगा, और संकलित नहीं होगा तो देखिए इधर एक कैल्शियम, इधर भी एक कैल्शियम। ठीक है, इधर क्या है जी? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर भी, और एक 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इस पे भी आएगा। ठीक है, यानी संतुलित है। तो यहाँ से जो होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। क्या होगी जी? ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इधर क्या करते हैं जी? प्लस करते हैं। क्या करते हैं जी? इधर प्लस करते हैं कि इधर भैया ऊष्मा भी निकल रही है। तो वे अभिक्रियाएं जिनके होने पे ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो उनको जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल और एक देते हैं, अगर एक कार्बन का अपर रूप है जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, कार्बन का कई अपर रूप होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन ही है, हीरा भी कार्बन भी है, लकड़ी जलता है, लकड़ी का कोयला जो होता है वो भी कार्बन है। तो कार्बन का एक अपर रूप है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। अगर ग्रेफाइट को जो है ऑक्सीजन गैस के साथ जो है हम जलाते हैं, किसके साथ जलाते हैं? ऑक्सीजन गैस के साथ कह सकते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां से जो हमारी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है जी? ऊष्मा। और ऊष्मा कितनी निकलती है? 9। ऊष्मा जो निकलती है यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ऊष्मा निकलती है यहाँ प्लस करके लिख सकते हैं, 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो आपको समझ में आया होगा कि वे अभिक्रियाएं जिनके होने पे ऊष्मा उत्पन्न होती है उनको जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी के विपरीत जो है एक आएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या
इसी के विपरीत दूसरा है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो यहां लिख सके इसी का विपरीत है जैसे जो पीछे वाला था। वे अभिक्रिया जिनको होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जिनको होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, यानी जिनको होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उनको जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन कौन होती है, अगर नाइट्रोजन गैस का जो है ऑक्सीजन गैस के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन गैस के साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे तो यह रिएक्शन साधारण तापमान पे नहीं होगा, इनको उष्मा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, इनको जो एक पात्र में बंद करके इन दोनों में क्या करना पड़ेगा जी, गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो जो है क्या बनाएंगे जी, इनको जो है उष्मा देना पड़ेगा। जब हीट करेंगे तो हीट उष्मा दे, जब किसी भी अभिक्रिया में उष्मा दिया जाता है तो इस तरीके से ट्रायंगल का जो है निशान बनाते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इस अभिक्रिया में जो है उष्मा दी जा रही है, इसमें क्या की जा रही है, उष्मा दी जा रही है। जब अभिक्रिया होने के लिए उष्मा दी जाए यानी उसको गर्म किया जाए तो ऐसी अभिक्रियाएं उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है कि उष्मा को ले रही है। क्या कर रही है जी, उष्मा को ले रही है। यानी कि जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे आपको जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, या नो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, उष्मा इसका मतलब है कि इनको उष्मा दिया जा रहा है। इनको क्या दिया जा रहा है, उष्मा। अगर उष्मा दिया जा रहा है तो अगर इसको लिख सकते हैं यहाँ माइनस में, उष्मा कितना दिया जा रहा है यहाँ माइनस करके लिख सकते हैं कि हाँ इतना उष्मा दिया जा रहा है। तो उष्मा ये इस अभिक्रिया में जो उष्मा दी जा रही है इसमें 45 किलो कैलोरी उष्मा दी जाती है, किलो कैलोरी उष्मा दी जाती है। तो यहाँ उष्मा जो दी जा रही है यहाँ पे आपको माइनस में करके लिख सकते हैं या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि इधर प्लस करके 45 किलो कैलोरी या 45 किलो कैलोरी उष्मा दे रहे हैं। तो ये अभिक्रिया हो रही है, 2NO बन रहा है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ 45 किलो कैलोरी उष्मा मिल रही है। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ बना लें इसमें कि गर्म किया जा रहा है, इसमें ऊर्जा को दिया जा रहा है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या हुई आपको समझ में आया होगा डिटेल में, मुझे आशा है। ठीक है, जब आपको अच्छा लगा समझ में आया, मस्त लगा पढ़ने में, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो है और फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।